प्रेम का सिंहासन परिचय। दो दुनियाओं का फासला। सूर्यलोक राज्य की दीवारें सोने और संगमरमर से बनी थीं, जो वर्षों के वैभव और सत्ता की कहानी कहती थीं। इन दीवारों के भीतर राजकुमार आर्यन का जीवन एक चमकदार पिंजरे जैसा था। वह बहादुर था, दयालु था, लेकिन उसका हर कदम, हर सांस राजधर्म की बेड़ियों से बंधी थी। उसे पता था कि उसका भविष्य तय है। एक राजनीतिक गठबंधन के तहत पड़ोसी राज्य की राजकुमारी से विवाह और फिर सिंहासन का भार। उसकी आत्मा उस नीरसता से ऊब चुकी थी और अक्सर वह भेष बदलकर राज्य के बाहरी इलाकों में निकल जाता था, केवल सांसारिक जीवन की सादगी को महसूस करने के लिए। राज्य की सीमा से लगे गांव माटीपुरा में मीरा रहती थी। वह कुम्हारों के परिवार से थी, जिसकी हथेलियां मिट्टी और मेहनत की गवाही देती थीं। मीरा सादगी की प्रतिमूर्ति थी। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे उनमें गांव के पोखर का गहरा नीला पानी ठहरा हो, और उसके होंठों पर हमेशा एक शांत मुस्कान रहती थी। उसके लिए जीवन एक संघर्ष था, लेकिन उसने उसे कभी शिकायत नहीं बनने दिया। वह मिट्टी को आकार देती थी और हर बर्तन में वह अपनी आशाएं और सपने भर देती थी। मीरा की दुनिया सूर्यलोक के भव्य महलों से कोसों दूर थी, जहां कांच के झूमर की चमक भी उसकी झोंपड़ी में जलने वाली दीपक की लौ तक नहीं पहुंचती थी। पहला मिलन। एक अनजानी पहचान। एक तपती दोपहर में राजकुमार आर्यन अपने अंगरक्षक को दूर छोड़कर साधारण कपड़ों में माटीपुरा के पास बहने वाली गुप्त नदी के तट पर पहुंचा। वह शांत जगह उसे महल के शोर से दूर रखती थी। उसी नदी के किनारे मीरा अपनी गगरी भरने आई थी। उसने आर्यन को देखा, जो नदी के किनारे एक टूटी हुई चट्टान पर बैठा था। उसकी गहरी आंखें पानी में अनंत को निहार रही थीं। मीरा ने उसे अजनबी समझा, लेकिन उसके चेहरे पर राजकुमारों वाला अहंकार नहीं था, बल्कि एक अजीब सी उदासी थी। मीरा ने संकोच से पूछा, क्या तुम प्यासे हो यात्री? ये पानी बहुत ठंडा है। आर्यन, जो पहली बार किसी से इतनी सरल सहज दया का पात्र बना था, चौंक गया। उसने मुस्कुराकर कहा, हां, मैं थका हुआ हूं। क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूं? मीरा, और तुम? वनराज। आर्यन ने तुरंत जवाब दिया। वनराज यानी वन का राजा, एक ऐसा नाम जो उसके महल के जीवन से बिल्कुल विपरीत था। उनकी बातचीत शुरू हुई, सरल, सुंदर और तुरंत गहरी। आर्यन ने मीरा से गांव के जीवन के बारे में पूछा और मीरा ने उसे मिट्टी के बर्तनों की कहानी सुनाई। पहली बार आर्यन ने महसूस किया कि उसकी आत्मा को कोई और भाषा भी समझती है, जो केवल राजनैतिक दांवपेंच और औपचारिकताओं से नहीं बनी है। मीरा के लिए वनराज एक रहस्यमय लेकिन अत्यंत विनम्र और बुद्धिमान व्यक्ति था, जो उसकी सादगी का सम्मान करता था। वर्जित प्रेम, भावनाओं का ज्वार। अगले कुछ हफ्तों तक वनराज और मीरा का मिलना एक पवित्र रस्म बन गया। वे हर शाम सूर्य छिपने से ठीक पहले नदी के किनारे मिलते थे। वे घंटों बैठते, तारों को देखते और एक दूसरे को अपनी दुनिया दिखाते। आर्यन ने मीरा से महल की सुंदरता नहीं छिपाई, लेकिन उसने यह भी बताया कि कैसे उस सुंदरता के पीछे एकाकीपन और बोझ छिपा है। मीरा ने उसे सिखाया कि सच्ची दौलत सोने में नहीं, बल्कि उगते सूरज की रोशनी, मिट्टी की खुशबू और अपने हाथों से कुछ बनाने की संतुष्टि में होती है। मीरा की बातों में एक ऐसी सच्चाई थी जो आर्यन के हृदय को शांत करती थी। वह उसे वनराज कहकर बुलाती थी, और इस नाम के साथ ही उसका प्रेम निश्चल, बिना किसी पद प्रतिष्ठा के पनप रहा था। मीरा के लिए आर्यन की उपस्थिति हवा के एक मीठे झोंके जैसी थी। जब वह उसके पास होता था तो गरीबी की सारी थकान मिट जाती थी। उसने वनराज में एक सच्चा साथी देखा, एक ऐसा पुरुष जो उसके श्रम को तुच्छ नहीं समझता था। उनका प्रेम जंगल के एक गुप्त फूल जैसा था, नाजुक, सुगंधित और दुनिया की नजरों से छिपा हुआ। लेकिन इस वर्जित प्रेम की छाया हमेशा उन पर मंडराती रही। एक शाम जब वे एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले बैठे थे, मीरा ने पूछा, तुमने कभी मुझे अपनी असली पहचान क्यों नहीं बताई वनराज? तुम इतने कपड़े बदल कर क्यों आते हो? आर्यन का दिल धक से रह गया। उसने अपनी सच्चाई छिपाने की कोशिश की, पर मीरा की आंखें उसकी आत्मा को पढ़ रही थीं। उसने केवल इतना कहा, मीरा, मेरी पहचान बहुत जटिल है। अगर तुम जानोगी तो शायद ये सब टूट जाएगा।
मीरा ने उसके हाथ को कसकर पकड़ा। प्रेम पहचान से नहीं, आत्मा से होता है। तुम जो भी हो, मुझे बस इतना पता है कि मेरी आत्मा तुम्हें पहचानती है। यह सुनकर आर्यन ने खुद को और नहीं रोक पाया। उसने अगले ही पल उसे अपनी सच्चाई बताने का फैसला कर लिया। संघर्ष, सत्य की बेड़ियां। महल में महाराज धीरेंद्र ने आर्यन के मनमौजी स्वभाव से तंग आकर उसके विवाह की घोषणा की योजना बना ली थी। उन्हें पड़ोसी राज्य मगध की राजकुमारी ईरा से आर्यन का विवाह तय करना था, जिससे सूर्यलोक की राजनीतिक और सैन्य शक्ति दोगुनी हो जाए। एक सुबह मीरा अपने गांव के बाजार में थी जब उसने राजसी घोषणा करने वाले ढोल की आवाज सुनी। एक शाही अधिकारी जोर जोर से पढ़कर सुना रहा था। यह सूर्यलोक के नागरिकों को सूचित किया जाता है कि युवराज आर्यन का शुभ विवाह शीघ्र ही मगध की राजकुमारी ईरा से संपन्न होगा। यह गठबंधन हमारे राज्य के भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। मीरा के हाथ से मिट्टी का घड़ा छूटकर गिर पड़ा। उसकी आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। युवराज आर्यन, वनराज। उसका वनराज कोई साधारण यात्री नहीं, बल्कि सूर्यलोक का राजकुमार था। उसके झूठ ने उसके प्रेम को छल दिया था, या शायद उसके प्रेम को बचाने के लिए ही उसने झूठ बोला था। मीरा की आंखें आंसुओं से भर गईं, लेकिन उसके चेहरे पर तुरंत दृढ़ता आ गई। यह प्रेम केवल एक सपना था जो अब राजधर्म की धूप में पिघल चुका था। उस शाम जब आर्यन हमेशा की तरह नदी किनारे आया, तो उसने मीरा को पहले से कहीं अधिक शांत और गंभीर पाया। आर्यन ने झिझकते हुए कहा, मीरा, मुझे तुमसे बात करनी है। मीरा ने उसे बीच में ही रोक दिया। मैंने सुना युवराज, आपकी और राजकुमारी ईरा की शादी की घोषणा हो गई है। आर्यन दर्द से सिकुड़ गया। मीरा, मैं तुम्हें सब बताना चाहता था। यह मेरा कर्तव्य है, मेरे राज्य का भविष्य। पर मेरा दिल। मीरा ने एक गहरी सांस ली। दिल का क्या युवराज, दिल तो मिट्टी है, वह टूट जाता है, फिर नई आशा से जुड़ जाता है। आपने अपने कर्तव्य का पालन किया। मेरी गलती यह थी कि मैंने एक ऐसे पुरुष से प्रेम किया जिसके पास एक सिंहासन है और उस पर बैठने के लिए एक पूर्व निर्धारित रानी। आर्यन उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। नहीं मीरा, तुम मेरी रानी हो। मैं तुमसे प्रेम करता हूं। मैं इस गठबंधन को तोड़ दूंगा। मैं अपनी मां और पिता को समझाऊंगा। मीरा ने अपने आंसू पोंछे और अत्यंत दृढ़ता से बोली, आप एक राजकुमार हैं आर्यन। आपका प्रेम आपका व्यक्तिगत मामला हो सकता है, लेकिन आपका कर्तव्य आपके राज्य की सुरक्षा है। आप जानते हैं कि यह गठबंधन इस समय कितना महत्वपूर्ण है। क्या आप मेरे लिए हजारों लोगों के भविष्य को खतरे में डालेंगे? मैं आपकी आत्मा से प्रेम करती हूं आर्यन, उस आत्मा से नहीं जो अपने स्वार्थ के लिए अपने लोगों को जोखिम में डाल दे। जाओ युवराज, अपने कर्तव्य का पालन करो। मेरा प्रेम आपकी यादों में जीवित रहेगा, लेकिन मैं आपके सिंहासन पर नहीं बैठ सकती। मीरा ने पीछे मुड़कर देखा भी नहीं और अंधेरे में गायब हो गई। आर्यन वहीं नदी किनारे टूटकर बैठ गया। उसने अपना प्रेम खो दिया था और इस खोने का दर्द किसी भी राजमुकुट के बोझ से कहीं अधिक भारी था। अग्नि परीक्षा, प्रेम का बलिदान। राजकुमार आर्यन महल लौट आया। उसका मन मीरा की यादों में डूबा हुआ था और उसका चेहरा औपचारिकताओं की एक कठोर मास्क से ढका हुआ था। राजकुमारी ईरा के साथ उसकी सगाई की तैयारियां जोरों पर थीं। ठीक इसी समय सूर्यलोक राज्य में एक भयानक अकाल पड़ा। लगातार 3 मौसमों तक बारिश नहीं हुई थी। अन्न के भंडार कम होने लगे और सबसे पहले माटीपुरा जैसे गरीब गांव प्रभावित हुए। महल के गोदाम तो सुरक्षित थे, लेकिन आम जनता भूख और प्यास से त्रस्त थी। राज दरबार में केवल कागजी कार्यवाही और प्रार्थनाएं हो रही थीं। कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा था, क्योंकि किसी को भी महलों की सुरक्षा छोड़कर गांवों की धूल में उतरने की आदत नहीं थी। मीरा ने अपने गांव में यह हाहाकार देखा। उसके दिल में भले ही दर्द था, लेकिन उसकी आत्मा टूटी नहीं थी। उसने शोक मनाने के बजाय काम करना चुना। उसने गांव के बुजुर्गों और युवाओं को एक साथ लाया। उन्हें एक पुरानी कहानी याद आई कि उनके गांव से कुछ मील दूर एक सूखी हुई पुरानी नदी का रास्ता है, जिसे सदियों पहले भुला दिया गया था। मीरा ने फावड़ा उठाया और खुदाई शुरू कर दी। वह अकेली नहीं थी। जल्द ही गांव के सभी लोग उससे जुड़ गए।
दिन रात उन्होंने तपती जमीन को खोदा। मीरा आगे थी, उसके हाथों में छाले पड़ गए थे, उसका शरीर धूल और पसीने से सना था, लेकिन उसकी आंखों में एक लक्ष्य था, अपने लोगों को बचाना। यह खबर किसी तरह आर्यन तक पहुंची। उसने चुपके से अपने कुछ वफादार सैनिकों के साथ माटीपुरा का दौरा किया। उसने मीरा को देखा। वह राजकुमारी नहीं थी, फिर भी एक रानी की तरह आदेश दे रही थी, सबका नेतृत्व कर रही थी। वह टूटी हुई नहीं बल्कि अडिग थी। उसका चेहरा अब भी शांत था, लेकिन उसकी आंखों में मिट्टी और पानी के लिए संघर्ष की आग जल रही थी। आर्यन ने महल की तुलना में इस गरीब गांव में अधिक साहस, अधिक नेतृत्व और अधिक वास्तविक राजधर्म देखा। उसका प्रेम अब केवल आकर्षण नहीं था, यह सम्मान, प्रेरणा और पहचान का विषय बन गया था। उसने महसूस किया कि असली राजधर्म महलों में बैठकर नियम बनाने में नहीं, बल्कि मीरा की तरह जमीन पर उतरकर लोगों के लिए संघर्ष करने में है। विजय सिंहासन पर प्रेम 2 दिन बाद मीरा के नेतृत्व में गांव वालों ने उस पुरानी नदी के रास्ते को खोल दिया। धरती के नीचे से मीठा पानी फूट पड़ा। माटीपुरा में खुशियां लौट आईं और यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई। लोगों ने मीरा को जलदेवी कहना शुरू कर दिया, वह गरीब लड़की जिसने उन्हें जीवन दिया। आर्यन ने अपनी मां महारानी और पिता महाराज के सामने राजकुमारी ईरा के साथ अपनी सगाई तोड़ने की घोषणा की। दरबार में सन्नाटा छा गया। महाराज धीरेंद्र ने क्रोध से कहा, यह क्या मूर्खता है आर्यन? तुम इस राजनीतिक गठबंधन को तोड़कर राज्य को खतरे में डाल रहे हो, केवल एक गांव की तुच्छ लड़की के लिए। आर्यन ने सिर झुकाया, लेकिन उसकी आवाज में दृढ़ता थी। नहीं पिताजी, मैं केवल एक लड़की के लिए नहीं, बल्कि राजधर्म के वास्तविक अर्थ के लिए इस गठबंधन को तोड़ रहा हूं। आज जब हमारा राज्य सबसे बड़े संकट में था, तो महल में बैठकर किस राजकुमारी ने अन्न का दान दिया? किसने अपने हाथों से मिट्टी खोदी? किसने लोगों को नेतृत्व दिया? आर्यन ने मीरा की कहानी सुनाई, उसके बलिदान और उसकी निस्वार्थ सेवा का वर्णन किया। मीरा कोई तुच्छ लड़की नहीं है महाराज, वह त्याग, साहस और करुणा की मूर्ति है। सच्चा राजधर्म कागज के समझौतों में नहीं, बल्कि अपने लोगों के लिए प्रेम में है। अगर कोई मेरी रानी बन सकती है, तो वह केवल वही है जिसके हाथों में मिट्टी की खुशबू हो और जिसके दिल में इस राज्य के हर नागरिक के लिए प्रेम हो। महारानी, जिनकी आंखें आंसू से भीग गई थीं, उठकर खड़ी हो गईं। उन्होंने पहली बार आर्यन की आंखों में एक सच्चा राजा देखा, न कि एक आज्ञाकारी पुत्र। उन्होंने महाराज की ओर देखा। महाराज, मीरा ने हमें सिखाया है कि सच्चे आभूषण सोने के नहीं, बल्कि चरित्र के होते हैं। महाराज धीरेंद्र ने गहरी सांस ली। वह अपने पुत्र की आंखों में आत्मविश्वास और उसके स्वर में दृढ़ता देख रहे थे। उन्हें एहसास हुआ कि इस गरीब लड़की ने उनके बेटे को वह सबक सिखाया है जो सदियों की राजशाही शिक्षा नहीं दे पाई। राजकुमार आर्यन ने महल के बाहर जाकर मीरा को उसी नदी के किनारे पाया जहां वे पहली बार मिले थे। वह अकेली बैठी थी, उसके हाथ अभी भी थके हुए थे। आर्यन ने उसके सामने झुककर कहा, मीरा, तुमने मुझे राजा बनने का सही अर्थ सिखाया। मैंने अपना कर्तव्य चुना, लेकिन मेरा कर्तव्य तुम्हें चुनने का था। क्या तुम मेरा हाथ थामकर सूर्यलोक को एक नया प्रेम और करुणा पर आधारित सिंहासन दोगी? मीरा की आंखों में प्रेम के आंसू बह निकले। उसने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आर्यन के हाथों में दे दिया। यह वही हाथ था जिसने मिट्टी को आकार दिया था, और अब वह हाथ एक साम्राज्य का भविष्य थामने जा रहा था। अगले दिन राजकुमार आर्यन ने किसी भव्य समारोह के बजाय माटीपुरा के गांव में सादे ढंग से मीरा से विवाह किया। मीरा ने राजकुमारी का खिताब नहीं मांगा, वह रानी बनी। वह रानी जिसने गरीबी को देखा था, संघर्ष को जाना था, और इसलिए वह अपने लोगों के दर्द को गहराई से समझती थी। सूर्यलोक राज्य ने एक नया युग देखा, जहां सिंहासन पर प्रेम और सेवा का शासन था। उनका प्रेम राजमहल की दीवारों और गांव की मिट्टी के बीच का पुल बन गया, जो हमेशा याद दिलाता रहा कि पद प्रतिष्ठा से अधिक हृदय की अमीरी ही सबसे बड़ा राजसी गुण है।